कहानी की शुरुआत होती है हीरा और रामलाल से, जो काफी कड़ी मेहनत किया करते थे खेत में ताकि उनका जीवन यापन हो सके। वे दोनों खेत में काम करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। रामलाल कहता है अपने बेटे हीरा से, बेटा, अब चल। बहुत काम कर लिया है हम दोनों ने। आज धूप भी बड़ी कड़ी हुई है, अब नहीं हो पाएगा। पिताजी, आप चले जाइए। मैं भी पूरे खेत को जोतूंगा, उसके बाद आधे खेतों में बीज लगा के पानी डालकर मैं आता हूँ। और पानी लाने में भी तो समय लगेगा ना, इसलिए आप घर चले जाइए। आप थक गए होंगे, मैं भी काम कर सकता हूँ, तो मैं पूरा काम निपटाने के बाद घर में आ जाऊंगा। आपको अगर जाना है तो आप चले जाइए, मैं सारा खेत का काम निपटा दूंगा। वैसे भी फसल का होना भी तो बहुत जरूरी है ना। आप चले जाइए पिताजी। अरे बस कर, मैंने जितना कहा है उतना कर। अब कोई काम नहीं होगा, अब चुपचाप घर चलेगा तू मेरे साथ, समझा? आज छुट्टी है तेरी, समझा? रोज रोज इतनी कड़ी मेहनत तू करता है, एक दिन छुट्टी ले लेगा तो क्या हो जाएगा? चल अब, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें मत कर। कैसे छुट्टी पिताजी? हम सब किसान हैं और किसान के लिए कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता। किसान को 365 दिन काम करना होता है खेत में, ताकि वो दूसरों के लिए अनाज उगा सके, शहर में जो इंसान है उनके लिए अनाज उगा सके। अरे बस कर, इतना ज्ञान मत दे। जितना कह रहा हूँ उतना कर। अब चुपचाप चल मेरे साथ घर, समझा? आज इतना ही काम होगा, मैंने कहा ना छुट्टी। हीरा अब अपने पिता की बात मान लेता है और अपने पिता रामलाल के साथ घर को चला जाता है। घर पे जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों को देखकर माँ शकुंतला कहती है, अरे आज बड़ी जल्दी आ गए दोनों काम पर से। क्या हो गया? काम बहुत कम था क्या, या भूख लग गई तुम दोनों को? वैसे ठीक ही किया तुम दोनों ने। आज धूप बहुत कड़ी उगी है और इस धूप में बीमार होने के काफी तरीके हैं। अच्छा किया कि तुम दोनों चले आए, बहुत ही अच्छा। अब चलो हाथ मुंह धो लो। अरे माँ, पता नहीं आज पिताजी ने इतनी कड़ी धूप देख ली कि उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, इसलिए पिताजी चले आ रहे थे। और पिताजी ने मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहा। मैं तो मना कर रहा था, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम था खेत में। खेत को पटाना भी था बाल्टी के पानी से। अब क्या करूं, पिताजी की मर्जी थी, इसलिए मैं पिताजी के साथ चले आया। मैं तो बहुत ही मना कर रहा था, पर अच्छा अच्छा ठीक है। अब एक दिन छुट्टी लेने से कुछ नहीं होता हीरा। हमारा तो इंसान का शरीर है और हाथ पैर चलते रहने चाहिए, साथ साथ एक दिन छुट्टी भी हो जाए। आओ बैठो तुम दोनों खटिए पर। मैं सोच रही थी हीरा के बापू कि हीरा का जल्द ही ब्याह करवा दें एक लड़की से। अब कब तक हीरा ऐसे ही अकेले रहेगा? उम्र भी बीतती जा रही है हीरा की, और हीरा की बहन को हाथ बटाने वाले की भी जरूरत होती है। मंजू घर में खाना बनाकर पढ़ने जाती है तो उसे बहुत ज्यादा काम हो जाता है। हाँ शकुंतला, बात तो पते की कर रही हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द हीरा का ब्याह करवा दे। उम्र बीतती जा रही है हीरा की, अब ये कब तक अपना जीवन अकेले काटे? माँ, क्यों आप मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हैं? आपको तो पता है कि अभी खेत में भी बहुत सारे काम होते हैं, खेत के खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। अभी तो खेत में एक चापाकल की भी जरूरत है। अब जब तक चापाकल नहीं होगा तब तक मैं खेत को पटा भी नहीं पाता हूँ। तो जब तक चापाकल नहीं होगा तब तक तो कोई काम मैं नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले जब फसल बिकेगी तब मैं उससे एक चापाकल खुदवाऊंगा, तभी आगे का सोचा जाएगा, तभी आसानी होगी खेती करने में।
अच्छा ठीक है। एक चापाकल हम और तेरे बापू मिलकर मिस्त्री को कहकर लगवा देंगे। जब फसल पूरे अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे, ठीक है? तब उसके बाद तुझे पक्का ब्याह करना पड़ेगा हमारी मर्जी की लड़की से, समझा तू? और कोई भी बहाना नहीं चलेगा, समझा? मैं जैसा कहूंगी वैसा कर। हाँ भैया, जल्दी से आप शादी कर लो, तब मैं अपनी भाभी के साथ बहुत सारी बातें किया करूंगी और मजा भी बहुत ज्यादा आएगा मुझे भाभी के साथ। अब जल्दी से फसल अच्छे से तैयार हो जाए, फिर मेरे घर भी आएगी भाभी और मैं अपने भाभी से दिन रात बातें करूंगी। घर वाले हीरा की शादी के पीछे पड़ जाते हैं कि हीरा जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन हीरा को सबसे पहले अपने खेत में एक चापाकल चाहिए होता है। 2-3 महीने बाद फसल हीरा के खेत में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बहुत सारी फसल होने के कारण हीरा के पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, जिससे सबसे पहले वह अपने घर के पास में ही एक चापाकल लगवाता है, जिससे वह पानी अपने खेत में ले जाकर सभी फसल को पटा सके। हीरा बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खेत को पटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चापाकल लग जाने की वजह से हीरा अब अपने खेत को बहुत ही आराम तरीके से पटा सकता था, बिना कोई कड़ी मेहनत से। रामलाल और शकुंतला भी काफी खुश थे क्योंकि चापाकल लगने के बाद अब हीरा शादी के लिए मान गया होता है। अब शकुंतला कहती है, अरे बेटा, अब तो चापाकल लग गया, अब तो तुझे शादी करनी पड़ेगी। अब मैंने तो पहले ही तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ कर रखी थी, क्योंकि जैसे ही चापाकल लगता मैं तेरी शादी करवाने वाली हूँ। अब तू तैयार हो जा शादी करने के लिए, मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी तेरा। हाँ हीरा, अब चापाकल लग गया है। अब हम तेरा धूमधाम से ब्याह कर देंगे। अभी तो हाथ पर पैसे भी हैं, ब्याह भी आराम से हो जाएगा। हीरा अब शादी के लिए मना नहीं कर पाता है। 2 ही महीने में हीरा की शादी एक सुंदर लड़की से हो जाती है, जिसका नाम शालिनी था। शालिनी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई थी और साथ साथ वह चूल्हे चौके को भी अच्छे तरीके से जानती थी, और वह इतनी ज्यादा समझदार थी कि उसे कोई भी परेशानी आती तो वह मिनटों में उसे खत्म कर देती थी। अब जल्दी से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। शादी की रात शालिनी बैठी होती है आराम से चौकी पर, तभी वहां पर शालिनी की सास शकुंतला आ जाती है। शकुंतला शालिनी से बातें करने लगती है। शकुंतला कहती है कि बहू, तू आराम से रहना, मैं तुझे बेटी मानती हूँ। माँ, आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं, तो मैं भी आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। मैं अपनी सगी माँ और आप में कोई भी अंतर नहीं करूँगी। आप मुझे बेटी का दर्जा दे रही हैं, तो मैं भी आपको माँ का दर्जा ही दूँगी। आपको जितना मुझसे प्यार होगा, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करूँगी। अरे पगली, माँ की बराबरी कोई नहीं कर पाता, चाहे वो खुद अपना बेटा ही क्यों ना हो। माँ तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती है। तू भी तो मेरी बच्ची है ना, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करूंगी। सास बहू में काफी अच्छा मेल जोल उसी रात को हो जाता है। कल सुबह बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही होती है। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही होती है कि साथ साथ बिजली भी कड़क रही होती है। इस बारिश के कारण हीरा की फसल पूरी सड़ जाती है। पिताजी, आपने देखा ना, आज सुबह पूरे 5 घंटे बारिश हुई है, वो भी इतनी जोर से। मुझे तो नहीं लगता कि आज की फसल बची होगी। सारी फसल तो बर्बाद हो गई है। वो भी गेहूं की फसल थी, और इतने पानी में वो तो गल ही जाएगी ना। पता नहीं। हाँ बेटा, यही जिंदगी होती है एक किसान की। कम बारिश हो तो फसल उगती ही नहीं है, ज्यादा बारिश हो तो फसल सड़ जाती है।
घर में सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। तभी वहां पर सलोनी आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैंने सुना आप दोनों क्या बातें कर रहे थे। मैं आप दोनों की बातें सुनकर रह नहीं पाई, इसलिए मैं आप दोनों को एक सुझाव देने चली आई। अगर आप दोनों चाहते हैं तो मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूँ। आप कहिए तो मैं बताऊं। बता दे बहू, क्या पता तेरा सुझाव हमारे लिए अच्छा साबित हो जाए। तू बता दे, क्या पता सच में ईश्वर का एक जरिया हो। रामलाल अपनी बहू की सुझाव को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है, इसलिए वह मान जाता है बात को। शालिनी कहती थी, पिताजी, मैंने सुना है कि हमारा खेत 15 मिनट की दूरी पर ही आता है हाईवे के। तो आप ऐसा करिए, खेत में एक छोटा सा लकड़ी का घर बना दीजिए और उसे हम अच्छे से फूल और बलून से सजा देंगे, और आप एक छोटा सा रोड हाईवे की तरफ से लेकर चले जाइए। मैंने सुना है कि अमीर लोग फार्म हाउस के नाम पर खेत में बने हुए घर में अपनी पार्टी रखते हैं और उस पार्टी के बदले बहुत सारे पैसे देते हैं। तो आप ऐसा कुछ बना दीजिए, इससे फायदा हो सकता है। हाँ, मुझे भी बात पते की लग रही है। मैंने भी सुना है फार्म हाउस पार्टी के बारे में। आपका क्या कहना है हीरा के बापू? मैं तो कह रही हूँ बहुत सही कह रही है, हमें इस पे कुछ सोचना चाहिए। मैंने सुना तो मैंने भी है फार्म हाउस पार्टियों के बारे में कि अमीर लोग खेत में बसे हुए घर में पार्टी मनाते हैं। अब हो सकता है तुम्हारा ये आइडिया काम कर जाए। सच में मैं भी सहमत हूँ पिताजी शालिनी की बात से। सभी लोग सहमत हो जाते हैं, हीरा, रामलाल और साथ साथ हीरा की माँ शकुंतला। सभी लोग अब अपने खेत में फार्म हाउस बनाने की तैयारी करते हैं और एक रोड हाईवे की तरफ लेकर चले जाते हैं। एक बढ़िया अच्छा खासा रोड हाईवे के तरफ हीरा और रामलाल अपनी कड़ी मेहनत लगाकर, अपनी मेहनत से, अपने पैसों से हाईवे की तरफ रोड लेकर चले जाते हैं अपने खेत से, और अपने खेत में हरे घास को उगाकर एक बढ़िया सा लकड़ी का घर बनाते हैं, जिसे वे लोग फूल और बलून से सजा देते हैं, जो देखने में काफी महंगा लग रहा होता है। उस महंगे घर को देखकर आसपास के जब लोग वहां से गुजरते हैं, तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़े आदमी की होती है। वहां से गाड़ी से एक आदमी उतरता है और वह आदमी उतरने के साथ कहता है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, कहिए, आप कौन है? वो एक्चुअली मैडम मैं ये कह रहा था कि ये फार्म हाउस खाली है क्या? परसों मेरा बर्थडे है और मैं अपना पार्टी यहीं पे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो मैं आपको इसके पूरे 30,000 दूंगा। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। तो आप इसके लिए राजी हैं? जी हाँ, परसों ये खाली है, आप यहाँ पर अपनी पार्टी मना सकते हैं। धीरे धीरे कर कर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं उस सुंदर से फार्म हाउस को देखने के लिए। अब हर दिन नए नए कस्टमर्स आते हैं और उस फार्म हाउस की बुकिंग करवा कर चले जाते हैं। अब सभी लोग उस फार्म हाउस की बुकिंग के अच्छे खासे पैसे दे रहे होते हैं। सच में शालिनी का ये तरीका चल पड़ता है। अब धीरे धीरे लोग आते हैं और सभी लोग फार्म हाउस को बुक करके चले जाते हैं। 2 साल बाद वे लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब शालिनी अपनी ननद की भी शादी करने को तैयार रहती है। आज शालिनी की ननद की मंगनी होती है। शालिनी की ननद काफी अच्छे तरह से सोने के तार से बने हुए अपनी हेयरबैंड पहनी होती है। तभी वहां पर शालिनी आ जाती है मुस्कुराते हुए और कहती है, अरे वाह ननद जी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। वाह, इतनी सुंदर आप कैसे लग सकती हैं? आपको कोई हक नहीं है इतना सुंदर लगना। माँ जी, ओहो, माँ जी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। वाह माँ जी, ये पीली साड़ी पर आप पे तो खूब खिल रही है। शालिनी बहुत ज्यादा तारीफ अपनी ननद और अपनी सास की करने लगती है, क्योंकि शालिनी दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
शालिनी और मंजू में काफी बहनों वाला रिश्ता हुआ करता था। मंजू कहती है, भाभी आप तो इतनी अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो मेरी इतनी अच्छी घर में शादी कभी ना हो रही होती। अरे ऐसा कुछ नहीं है मंजू, तुम लोगों के वजह से ही तो मैंने ये आइडिया बताया था और इसी आइडिया को तो आप लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं नहीं बहू, तू अगर ना होती तो मैं कभी इतना आरामदायक जिंदगी नहीं देख पाती। सब तेरी वजह से। नहीं नहीं माँ जी, मेरे वजह से नहीं, हम सब की वजह से। मंजू, जल्दी से ये फार्म हाउस बुक कर लो अपने पहले बच्चे की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। हो ना हो तब वो फार्म हाउस खाली हो या ना हो। शालिनी काफी प्यार से अपने ननद और अपनी सास का ख्याल रखती थी। शालिनी के आते साथ ही शालिनी का घर बदल चुका था। सब्सक्राइब।